सो क्लास देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर, और फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको 2-3 चीज़ें करा दिया, जिसमें से इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनका एडवांटेज और क्या है। इसके बाद आपका एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे और आज ही हम आपको पढ़ाऊंगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क में लेके चल रहा हूं, मतलब ताकि सारे पॉइंट्स आपको आसानी से क्लियर हो जाएं। तो पहले मैं मनी मार्केट को मैं डेप्थ में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देता हूं आपको। और ये कैपिटल मार्केट है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैपिटल मार्केट होता है क्लास। तो आपका जो बुक्स है आपका रीडिंग्स में देख लेना, हम उसी चैप्टर में हैं जहां पर हम चल रहे थे, चैप्टर 1 है। तो मुझे ये पढ़ाना कि फाइनेंशियल मार्केट होते क्या है क्लास। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो 2 टाइप मार्केट में डिवाइड है। पूरी मार्केट या तो शॉर्ट रन में है या तो लॉन्ग रन में है। तो जब हम शॉर्ट रन की मार्केट को बोलते हैं तो उस मार्केट को हम बोलेंगे क्लास मनी मार्केट, और दूसरी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म की मार्केट होती है उसे बोलेंगे हम कैपिटल मार्केट। हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है हमें आपको ये बताना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो स्पेशली क्या होती है, डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में। एक है मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म फंड्स मार्केट भी बोल सकते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है इसे लॉन्ग टर्म फंड्स मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है। और यहां पर जो है कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहां पर एक पर्टिकुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस पूरे मार्केट को ऑपरेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म मार्केट को ऑपरेट करने के लिए और शॉर्ट टर्म मार्केट ऑपरेट करने के लिए अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। तो अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं क्लास, तो मनी मार्केट जो है कंट्रोल्स हो रही है टोटली आरबीआई के द्वारा, यानी कि सारी मनी मार्केट कंट्रोल बाय आरबीआई है। और आरबीआई का मेन काम क्या है क्लास, हम बहुत सारा मनी मार्केट पढ़ चुके हैं, जिसमें से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ हमने ये देखा कि मार्केट में मनी के सप्लाई को, यानी कि मनी का फ्लो है वो किस लेवल तक होगा, यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, इन सब चीज़ों को मतलब जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है, जिसे बोलते हैं कि लिक्विडिटी, मेंटेन लिक्विडिटी। तो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम जो है वो किसका होता है क्लास, आरबीआई का होता है। थोड़ा सा ब्लर क्यों हो रहा है, ओके। तो मेन जो आरबीआई का वर्क है वो ये है कि पूरी इकोनॉमी में, मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। और लिक्विडिटी में आपको पता है क्या क्या होता है, कि हम कैश की बात करते हैं, मार्केट में कैश फ्लो कितना हो रहा है, यानी कि मनी का सर्कुलेशन कितना हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम आपको अलग से डिस्कस कर चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, उसके टारगेट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो सब पढ़ा चुके हैं। फिर क्लास है कि अब बात करते हैं कि सब मार्केट, ये जो मनी मार्केट है ना वो अलग अलग मार्केट में डिवाइड है, जिसे हम सब मार्केट बोलते हैं। तो सब मार्केट का जो डिटेल है चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं इन्हीं मार्केट को हम जैसे कॉल मार्केट बोलते हैं, इसको भी अलग अलग टाइप्स हैं। फिर कमर्शियल पेपर सीपी मार्केट बोलते हैं, और है सर्टिफिकेट डिपॉजिट मार्केट, ठीक है, या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, MMF बोलते हैं इसको। और रेपो मार्केट, तो जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मार्केट सुना होगा आपने, कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ऐसे म्यूचुअल फंड मार्केट होती है, ठीक है, जो कि थोड़े समय के लिए होता है। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इसको डेप्थ में जाना नहीं है, सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं आपको। दूसरा क्लास हम इस साइड आते हैं, जिसमें हमने लिख रखा है कि जो मनी कैपिटल मार्केट है। अब कैपिटल मार्केट को बेसिकली हम क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका है न्यू इशू मार्केट,
इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक समरी दे रहा हूं। न्यू मार्केट इशू या इसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट इशू, ठीक है। और दूसरा होता है इसका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो पहले आप प्राइमरी मार्केट को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर ये आपको कंफ्यूज कर देता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है, आप ऐसा समझिए कि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जिसको फंड अरेंज करना है, तो वो कुछ सर्टिफिकेट इशू करेगी, और वो सर्टिफिकेट इशू कर करके क्या करता है, अपने पास फंड को कलेक्ट करता है। किससे? पब्लिक से फंड को कलेक्ट करने के लिए वह एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यू इशू मार्केट में पहली बार वो कोई फंड को इशू करता है, मतलब कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, और उसके बदले में वो आपको क्या देता है, अपनी कंपनी की ओनरशिप दे सकता है, वो अपनी कंपनी का आपको क्रेडिटर बना सकता है वो। मतलब इस तरह से होता है कि जो प्राइमरी मार्केट होती है वो फर्स्ट टाइम कोई बॉन्ड इशू करती है। अगर जैसे LIC कंपनी है, मतलब बॉन्ड है, तो अगर पहली बार बॉन्ड इशू करेगी तो जो कोई भी कंपनी खरीद सकती है, चाहे वो LIC खरीद ले या कोई बैंक खरीद ले, कुछ भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन खरीद ले या कोई पर्सन परचेज कर ले। तो पहली बार जो मार्केट में उसने सेल किया है, तो फर्स्ट टाइम, इसके पहले वो कभी सेल नहीं हुई उस तरह से पेपर, तो जो पहली बार सर्टिफिकेट सेल करेगा उसे प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होता है कि वो पहली बार फंड को कलेक्ट करने के लिए कुछ जो है सर्टिफिकेट सेल करता है। अभी आपको डिटेल आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा है क्लास सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है कि इसी चीज को ओल्ड, यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है एक टाइम बाद वो सेकेंडरी मार्केट बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस मार्केट में आपको ओनरशिप मिल जाती है, इस मार्केट में आपको कंपनी का डायरेक्ट बेनिफिट होता है, लेकिन इस मार्केट में कंपनी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है क्लास, ओनरशिप चेंज होती है। तो हम ऐसा करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो इसे हम ओल्ड मार्केट बोलेंगे, या जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ऑलरेडी इशू है, उसी इशू किए हुए सिक्योरिटीज को हम जब सेल परचेज करते हैं, तो जब हम उसी इशू को, उसी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं क्लास स्टॉक मार्केट। स्टॉक मतलब जहां पर ब्रोकर्स होते हैं, जहां पर दलाल होते हैं, वो पहले इश्यू की गई सिक्योरिटीज को सेल परचेज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए, बताता हूं आपको। मान के चलो रिलायंस ने अपना कोई शेयर बेचा, रिलायंस ने पहली बार अपना कोई शेयर्स लॉन्च किया है, ठीक है, कि मेरे इस एक शेयर का रेट जो है, मतलब जो, ठीक है, वो 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये रखता है, ठीक है। इसके बाद वो, जैसे मैंने परचेज कर लिया, मैंने LIC का कोई रिलायंस का कोई शेयर खरीद लिया, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट प्राइमरी इशू हो गया। लेकिन एक टाइम बाद मैं चाहूं तो अपने शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को बेच दूंगा। जब मैं किसी थर्ड पर्सन को सेल करूंगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमने जो सेल किया, मतलब मैं सेल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगी। मतलब कि मुझे अगर ज्यादा प्राइस मिलेगा, मैंने जितने डॉलर का परचेज किया है, $1 के बराबर 100 रुपए का, अगर मुझे आज की डेट में उस शेयर का रेट, मुझे उस बॉन्ड्स को जो परचेज किया हूं, मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। तो इस मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, उस मार्केट को हम ओल्ड मार्केट बोलेंगे और उसे हम स्टॉक मार्केट बोलेंगे। और स्टॉक मार्केट किस पर डिपेंड करती है, ये ही मार्केट है जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। तो शेयर्स यानी कि सिक्योरिटीज की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, कहां पर, वो होती है स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। तो हमें सिंपल ये देखना है क्लास कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है बेसिकली है डिवाइड है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में।
ठीक है, अब इसको मैं यहीं पर ड्रॉप करता हूं। अब हम बात करते हैं आपसे फाइनेंशियल एसेट या इंस्ट्रूमेंट की। तो फाइनेंशियल एसेट्स जो है, फाइनेंशियल एसेट्स जो है या इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स? तो फाइनेंशियल एसेट्स आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहता हूं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे आपके पास, मान के चलो आपके पास कोई गोल्ड है, वो क्या है? आपका एसेट्स है। आपके पास अपनी कुछ की लैंड्स है, जमीन है, आपका एसेट्स है। आपके घर में जो भी लायबिलिटी, जो भी एसेट्स है, मतलब आपके पास जो भी एसेट्स है, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो, कुल मिला के होता है कि आपके पास एसेट्स कितना है। तो एसेट एक प्रकार का क्या है? एसेट्स जो हैं एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब एक प्रकार की जिसे हम बोल सकते हैं कि कभी भी उसको सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रखा है आपने, या कह सकते हैं कि जैसे आपने एक एलआईसी की पॉलिसी परचेज कर रखा है, ठीक है। तो एलआईसी की पॉलिसी इनडायरेक्टली रूप से लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एसेट्स है वो, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब यहां पर है कि जो मार्केट में जिन चीजों का कारोबार होता है वो एसेट्स होता है, जिसे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं आपको। अब देखो, ध्यान समझना है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्लास, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स यहां से निकल के आ गया। और हम बोलेंगे कि जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जब सेल होंगे पहली बार मार्केट में, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्लास प्राइमरी या डायरेक्ट सिक्योरिटीज। डायरेक्ट सिक्योरिटीज वो होती हैं जो फर्स्ट टाइम जो है, आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो इश्यूज होती हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस मार्केट से रिलेटेड कर दीजिए आप। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि आप जो है सेकेंडरी मार्केट को यानी कि इनडायरेक्ट मार्केट भी कह सकते हैं। तो जो सेकेंडरी मार्केट है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते थे, ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं, वो सेल होती हैं, वो कहां होती है? इसे हम इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो डायरेक्ट कोई अगर सिक्योरिटी सेल होती है तो वो होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, जिसे हम प्राइमरी इशू मार्केट की बात करते हैं। मैं समझाने के लिए आपको इसलिए पहले से लिख रखा था कि ताकि आपका ये मतलब क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब हम क्लास 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला है क्लास, देखिए, प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी को हमने कई पार्ट्स में बांट रखा है, लेकिन आपके जो रीडिंग्स में है हमें उतना ही करना है क्लास। वैसे तो हम बहुत पढ़ सकते थे। तो आपका पेज नंबर है 117 पे देख लेना। जब पेज नंबर 117 पे आप देखेंगे क्लास, तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी या डायरेक्ट सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले आपके यहां है, इसमें हम इन सबको इंक्लूड कर लिया क्लास। इसके भी कई टाइप्स बना लिए। पहला है, कुछ लिखा किसी ने क्या, इक्विटी। जो इक्विटी है या इसे हम ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब क्लास यहां पर यह है, क्योंकि देखो हम क्या लिख रहे हैं, प्राइमरी डायरेक्ट, तो इसका मतलब होता है कि इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर यह होता है कि पहली बार, ध्यान समझना, जब कोई कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि आप मेरी कंपनी का शेयर परचेज कर लीजिए। जब आप किसी कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो कंपनी आपको उसके बदले में क्या देती है, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी आपको। और उस सर्टिफिकेट पर कुछ मतलब लिखा रहेगा कि आप जो है इतने क्रेडिट, आप इतने रुपए, मतलब इतने शेयर होल्डर, इतना परसेंट इस कंपनी का आपका शेयर होल्डर है, जितना आपने डिपॉजिट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने का आपको उसने सर्टिफिकेट इशू किया है उस पर प्रॉपर मेंशन होता है।
तो इसका मतलब कि जब आप किसी कंपनी का पहली बार शेयर्स परचेज करेंगे तो कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को फंड के लिए क्या करती है, अपनी शेयर्स को, होल्डर को शेयर बेचती है। तो इक्विटी का मतलब यहां पर है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट आपको इस कंपनी का ओनरशिप भी कहते हैं, इसको आपको ओनरशिप दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ क्लास, जब आपको ये ओनरशिप दे दिया, ध्यान समझना, तो इसका मतलब है कि जब ये कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो हो सकता है इसकी पॉलिसी हो कि आपको डिविडेंड दे, मतलब आपको उसका प्रॉफिट का डिवीजन करेगी, या ऐसा भी कह सकते हैं क्लास, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया आपको, इसमें बताया गया है कि रिस्क या, हाँ ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जितना आपने पे किया है अगर रिस्क है तो उससे ज्यादा आपको पे नहीं करेगी। ठीक है, हाँ अगर उस कंपनी का प्रॉफिट वगैरह होता है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एक तरीके से इक्विटी का मतलब होता है कि आप शेयर होल्डर हो जाते हैं उस कंपनी के, और वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसको हम कैपिटल मार्केट में इंक्लूड करते हैं कि आपने एक कैपिटल कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, एक अलग तरीके से बताता हूं कि मान चलो यार कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई हाउसिंग सोसाइटीज है, तो हाउसिंग सोसाइटीज का क्या आपने कर दिया कि पहली बार उस हाउसिंग सोसाइटी को फंड चाहिए, तो आपने हाउसिंग सोसाइटी को कुछ पैसे दे दिए और बदले में उसे सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जो है इस सोसाइटी के मेंबर हैं। और जब भी वो मेंबर, वो कंपनी मतलब हाउसिंग कंपनी क्या करेगी, इन फ्यूचर में कहीं वो जमीन लेकर, कुछ लेकर के कोई अगर बनाती है, कुछ बिल्डअप करती है बिल्डिंग वगैरह, तो उससे जो बिल्डिंग मतलब सेल, मतलब बिल्ड करके और जो सेल करेगी, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का आपका शेयर रहेगा। मतलब है कि कोई भी कंपनी होगी जिसमें आपका शेयर है तो वो आप उसके ओनर बन जाएंगे और उसका डिविडेंड आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, अब ध्यान से समझना कि एक बार आपके पास आपने जो शेयर्स खरीद लिया, जो परचेज कर लिया आपके पास, और आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी की ओनरशिप जो है किसी को शेयर कर देनी है, क्योंकि अगर मार्केट में अब ये प्राइमरी था, लेकिन ये जो शेयर होल्डर आपके पास जो शेयर्स हैं, इस शेयर को आप चाहे तो सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे। यानी कि जब आप इस प्राइमरी शेयर को सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे, यानी कि जब आपका शेयर्स का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपनी लगाई हुई कैपिटल, यानी कि आपने कैपिटल यहां पर लगाया हुआ है इस कंपनी में, जो कैपिटल है उस कैपिटल को अगर आप सेल कर देते हैं तो जो प्रॉफिट आएगा उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कैपिटल गेन का मतलब यहां के है कि जब आप अपने शेयर्स पे, अपनी कैपिटल पे सेकेंडरी मार्केट में जाकर के मतलब शेयर कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट आता है वो आपका होता है कैपिटल गेन होता है। तो यानी कि इस केस में आपका क्लास बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाना है, इसमें आपको बताना है कि इसमें शेयर्स मिलता है और ओनरशिप मिल जाती है, डिविडेंड मिलता है, और अपने शेयर्स को बेच करके आप कैपिटल गेन कर सकते हैं। दूसरा क्लास डिवेंचर। अक्सर डिवेंचर बोलता रहता था। डिवेंचर का मतलब होता है क्लास कि एक सिंपल वर्ड है, क्रेडिटशिप सिक्योरिटीज। क्रेडिटशिप सिक्योरिटी मतलब होता है कि इसमें क्या कर रही है कंपनी, फर्स्ट टाइम, ये सारे प्राइमरी है, कंपनी, कोई भी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम क्या कर रही है, पब्लिक से लोन बारो कर रही है। पब्लिक से एक तरह से आप क्रेडिटशिप दे देते कि हाँ एक सर्टिफिकेट देगी, यहां भी एक क्रेडिट सर्टिफिकेट है, इसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन यह होगा कि आपका इस कंपनी में एक क्रेडिट है। तो क्रेडिटशिप का मतलब होता है कि जब कंपनी आपको लोन के तौर पर आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो लोन के तौर पर ये कह सकते हैं कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है और उस पर लिखा हुआ है कि क्लास की एक स्पेसिफाइड द इंटरेस्ट रेट फर्स्ट के, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आप देखो, आप किसी कंपनी को जो है लोन्स दे रहे हैं, इसमें
इसमें आप कैपिटल लगा रहे हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए आप उस कंपनी को लोन्स दे रहे हैं और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन परसेंट पे, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे आपको, आप जब चाहे अपना आप इसको क्रेडिट, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका ओनरशिप मिल जाता है और इसमें आपका ओनरशिप नहीं मिलता है। सिंपल से ये है, इसको इतना ही समझिएगा क्लास। ठीक है, मतलब एक तरह से कहना है कि आप डिबेंचर का मतलब आप कंपनी को लोन प्रोवाइडर हैं, कंपनी को आपने लोन प्रोवाइड किया है और बदले में आपको उसने सर्टिफिकेट इशूज किया है। ठीक है, एक और बात इसमें है बेटा, मेन ये है कि ये कन्वर्टेबल है, मतलब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और को भी, जैसे हमने इसको बताया वैसे ये भी है, कन्वर्टेबल हो सकता है और नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। तो कन्वर्टेबिलिटी है या नॉन कन्वर्टेबिलिटी है, ठीक है, ये भी है। दूसरा क्लास है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जिसमें डिबेंचर और इक्विटी दोनों का, जब डिबेंचर और इक्विटी दोनों का कह सकते हैं कि इस मतलब इस शेयर में डिबेंचर और इक्विटी की दोनों के फीचर आपको मिल जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होता है कि यह इक्विटी जैसा ही होता है लेकिन इसमें अलग कंपनी यानी कि बैंक या कोई जो फर्म है वो आपको अलग से कुछ जो है प्रॉफिट देती है, एक प्रेफरेंस शेयर देती है। ठीक है, क्लास प्रेफरेंस शेयर का मतलब सिर्फ यह कि इन दोनों के जो फीचर हैं यहां आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी, मतलब ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, रिडीम विद इन 10 ईयर। और आप देखो इसमें होता है कि आप एक 10 ईयर या 5 ईयर 6 ईयर डिसाइड होता है कि आप कब इसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो इसमें क्या होता है क्लास कि आपको एक कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, जो प्रॉफिट आएगा सब कुछ मिलेगा एक टाइम तक, आप उसको किसी को सेल कर सकते हैं। डिबेंचर में क्या होता था, आपको सिर्फ एक क्रेडिट शिप मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है इन दोनों के फीचर, मतलब जब चाहे आप अपना किसी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं या एक सर्टेन पीरियड के बाद आप मार्केट में प्रॉपर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हमें विड्रॉल कर लेना चाहिए तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ओनरशिप भी मिल जाती है और मतलब डिबेंचर और इक्विटी के दोनों के आपको फीचर्स मिलेंगे, मतलब कतला है। अच्छा, इसके बाद आता है इनोवेटिव डेबिट इंस्ट्रूमेंट। तो हम इसको जब इनोवेटिव डेट पढ़ाएंगे तब आपको वहां पढ़ाएंगे, तो इसको यहां पर, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं तो हम इसको यहीं पर आप ड्रॉप करते हैं, यानी कि ये प्राइमरी है, फर्स्ट टाइम जब सेल किया जाता है। तो अब क्लास दूसरी तरफ आते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा सा। इस मार्केट को बोलेंगे दैट इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, तो इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज मार्केट को आप ऐसा कह सकते हैं क्लास कि जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब प्राइमरी नहीं है तो डायरेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट मार्केट है कि जो डायरेक्ट मार्केट नहीं है, जो कि सेकंड हैंड मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट कह सकते हैं आप। तो सेकेंडरी मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। पहला है क्लास डेरिवेटिव। क्या है क्लास? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या होता है? डिबेंचर अलग है, डेरिवेटिव अलग है, कंफ्यूज मत होना कभी। डेरिवेटिव, डिबेंचर्स प्राइमरी होता है और डिबेंचर जो है सेकेंडरी होता है, सॉरी डेरिवेटिव सेकेंडरी होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? एक वर्ड है इसका डेरिवेटिव, तो डराइव हो रहा है आपका शेयर का, होल्डर का जो भी वैल्यू है वो कहीं और से ड्राइव होके आ रही है। जब किसी की आपके शेयर्स की वैल्यू या आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव होती है तब उसे बोलेंगे हम डेरिवेटिव। एग्जाम्पल में तौर पे पहले समझाता हूं आपको, फिर समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो इसमें बहुत कुछ लिखा गया है और हम लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको लगता होगा कि ये सब क्या क्या पढ़ रहे हैं। सिंपल ऐसा समझिए क्लास,
कि आप मुझे कुछ रुपए, मतलब मैं चलो आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं और ये सर्टिफिकेट आपको मैं इस बिहाफ पे दे रहा हूं कि इन फ्यूचर में इस सर्टिफिकेट की वैल्यू मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी। मतलब कि आपने मुझसे कोई सर्टिफिकेट परचेज किया, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू इन फ्यूचर में मार्केट में जो प्राइस है गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी। मान के चलो मैं आपसे 10,000 रुपए लेकर के आपको मैं एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास एक सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है? कि मैं उसमें लिख के रखूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट आपको कंपनी दे रही है इसकी वैल्यू जो है इन फ्यूचर में गोल्ड के 10 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये सर्टिफिकेट आप रखिए और जब चाहे आप मुझसे इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है। और जब आपको लगता है कि मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड का रेट अभी करंट में कितना चल रहा है, 50,000 60,000 पहुंच गया है, 60,000 है या 50,000 है, लेकिन यही सर्टिफिकेट आपको मैंने 20,000 में सेल किया था। अरे 53 हो गया, आप ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोगों को पड़ती रहती जरूरत। मेरा सिंपल यहां है कि जो सर्टिफिकेट जो आपको दिया गया है उसकी वैल्यू गोल्ड से ड्राइव होके आएगी, उसकी वैल्यू गोल्ड की मार्केट से ड्राइव होके आएगी। आपने अगर 10,000 की सिक्योरिटी 10,000 देकर के आपने मुझसे कमर्शियल कोई बॉन्ड या कोई सर्टिफिकेट परचेज कर रखा है, तो हमने लिख रखा है कि ये सर्टिफिकेट की वैल्यू गोल्ड से है। तो जब आप उसको विड्रॉल करेंगे तो मुझे आपको उतना गोल्ड के बराबर वैल्यू आपको देना पड़ेगा। मतलब मुझे आपने सिर्फ 10,000 जमा किया है लेकिन मुझे 50,000 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेंशन है। तो कहने का मतलब यहां पर क्लास ये है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, तो वो जिसकी वैल्यू किसी और से ड्राइव होके आती है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं क्लास। आपने सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स क्या होता है? जैसे निफ्टी किसका सेंसेक्स है? निफ्टी सुना आपने? निफ्टी सुना आपने? यस, किसका है? निफ्टी किसका है? जापान का है भाई। निफ्टी जापान का है। सेंसेक्स कहां का है? यहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यस, इंडिया का है। तो कहने का मतलब है, अब देखो बात सुनो, जैसे मान लो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, अलग अलग इस टाइम जैसे 24-25 कंपनियां काम कर रही हैं, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज अलग है, गोल्ड स्टॉक, मतलब हर चीज का अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। मान के चलो आपने रिलायंस का अलग है कुछ, ठीक है। अब रिलायंस का कोई शेयर्स है, आपने रिलायंस का कोई शेयर ले रखा है, या रिलायंस की कोई आपने 1 या 2 या 3 शेयर्स ले रखे हैं। तो रिलायंस कंपनी ये कहती है कि आपको इसका जो वैल्यू है वो रिलायंस के 30 शेयर्स, रिलायंस का अगर ओवरऑल मार्केट में बहुत ऊपर जाता है, उसके सेंसेक्स बहुत ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो रिलायंस का शेयर्स है उसकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? रिलायंस के सेंसेक्स से। अगर आपने जापान का कोई निफ्टी का, मतलब कोई एक, देखो मेरी बात समझे, जो निफ्टी है उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, सेंसेक्स बीएससी का ही इंडेक्स है ना, यस, सेंसेक्स जो है बीएससी का इंडेक्स है, मतलब इंडिया सेंसेक्स, ठीक है। तो जो बीएससी है इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बीएससी में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपने किसी भी एक कंपनी का परचेज कर रखा है, शेयर्स ले रखे हैं, तो अगर इस सेंसेक्स बहुत ऊपर जाता है बीएससी का,
बहुत हाई हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उछाल तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, बुल्स एंड बियर, पता नहीं बुल्स क्या होता है, बियर क्या होता है, बुल्स बियर सुना होगा आपने कि तेजी आती है या मंदी आती है। यस सर। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो कहां से ड्राइव हो रही है, वो बीएसई के स्टॉक एक्सचेंज से डिवाइड हो रही है। मतलब बीएसई में बहुत सारे, जैसे मान चलो रिलायंस अपने अलग अलग तरीके से 15-20 उसका शेयर्स है, तो 15-20 शेयर्स मिलकर के रिलायंस का स्टॉक एक्सचेंज, रिलायंस का जो शेयर्स होगा वो डिसाइड करेगा कि उसका मार्केट में प्राइस क्या है। तो कहने का मेरा मतलब क्लास यहां पर ये था कि ये डिबेंचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब आप कोई चीज परचेज किए होते हैं, कोई सिक्योरिटीज ले रख, कोई भी बॉन्ड्स परचेज करते होते हैं, तो उसकी वैल्यू ड्राइव होके निकलेगी कहीं और से, किसी और मार्केट से। यानी कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, या गोल्ड से हो सकता है, किसी और से मेजरमेंट रखा होगा है, तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर में, तब भाई यहां पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगला क्लास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें आगे चल करके अभी एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर मार्केट अलग से पढ़ना है और ऑप्शन मार्केट अलग से पढ़ना है। तो आपको यह बता देना चाहता हूं क्लास कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि यह एक एग्रीमेंट था क्लास, एग्रीमेंट था, लेकिन प्रीवियस ईयर में, कहने मतलब है कि प्रीवियस ईयर में, मतलब बहुत पहले हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ था कि इस रेट पर हम सेल परचेज करेंगे, या इस रेट पे हमारा, मान के चलो आज के 5 साल पहले आपको मैंने एक पॉलिसी बेचा था, ठीक है, आज के 5 साल पहले आपको बोला था कि ठीक है ये पॉलिसी परचेज कर लीजिए। 5 साल बाद, यानी कि 5 साल 5 ईयर बाद आपको, मतलब इसको आपको, इसकी वैल्यू आपको कन्वर्ट होकर मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये प्रीवियस डिसाइड था। कि मतलब कहने का मतलब है, यानी कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जब मैच्योरिटी होने पर आपको मिलता है। पिछला जो हमारा एग्रीमेंट था कि कंपनी आपको एक एग्रीमेंट देती है कि आपको इन फ्यूचर में इस इंटरेस्ट रेट पे, इस प्राइस पर आपको ये जो बॉन्ड्स आपको सेल, ये जो सिक्योरिटी जो आपको सेल कर रहे हैं, समझ नहीं आया सर? अच्छा बताता हूं, देखो कहता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट टू एक्सचेंज एज एसेट फॉर कैश, ठीक है, एट ए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट स्पेसिफिक टुडे। प्री डिटरमाइंड है, फ्यूचर में ही डिसाइड किया गया है कि आज के दिन, मतलब आज के 2 साल पहले मैंने बोला था। यानी कि ये क्लास समझिए यार, ऐसे समझिए कि मैंने आज के पहले अपने 2 साल पॉलिसी पहले लिया था मुझको, और वो पॉलिसी आज आपकी मैच्योर हो रही है, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड पे था कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। तो 2 साल पहले आपने कोई पॉलिसी ले ली थी, तो वहां पर आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं, मान तो लिखते हैं कि मैं ठीक है 2 साल बाद ही मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो जो 2 साल बाद पॉलिसी मैच्योर होगी, वो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलेगा। तो एग्रीमेंट आपका बहुत पहले का है, जब आपने साइन किया था, प्री डेट में साइन किया था, और आज की डेट में आपका वो सेटलमेंट हो रहा है। बात समझ ना? तो यानी कि जब वैल्यू ड्राइव हुई है कहां से? मार्केट रेट से। तो यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वही होता है कि आपने कोई प्राइमरी ले रखा था, बहुत पहले पॉलिसी ले रखा था, लेकिन आज वो उसकी वैल्यू ड्राइव होके आ रही है। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि पिछली कोई वैल्यू है, पिछला कोई एग्रीमेंट था, उसकी वैल्यू ड्राइव होकर के मुझे आज मिल रही है, ठीक है। बात समझे ना? कि मतलब वैल्यू ड्राइव होकर मिल रही है मार्केट वैल्यू पर। हो सकता है ये कम हो सकती थी, हो सकता है ये ज्यादा हो सकती थी। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेफरेंस थ्योरी में या सेगमेंटेड स्पेक्टर थ्योरी में पढ़ाया था कि आज आप 4% पे ले लीजिए,
स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक टाइम के 2 साल के लिए पॉलिसी आप ले रहे हैं, तो 2 साल बाद आपकी पॉलिसी मिच्योर हो रही है। लेकिन ये दो मिच्योर पॉलिसी है, किस डेट को मिच्योर हो रही है, वहां पर मार्केट में अगर 6% है तो आपको यील्डिंग ज्यादा आएगी, अगर इंटरेस्ट रेट 2% था तो रहेगा तो यील्डिंग कम आएगी। यानी कि फ्यूचर, ठीक है, प्रीवियस एग्रीमेंट जो करंट आज जो है वो सेटलमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा क्लास होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड क्या होता है? आज की डेट में हम जब पॉलिसी कोई सेल कर रहे हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि फॉरवर्ड में होता है कि द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एग्रीमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज फिक्स इन द टेन्योर एंड एक्सचेंज लुक एट द प्राइस टुडे। मतलब आज की प्राइस के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया कि इसी रेट पर हम लेन देन परचेज करेंगे, लेकिन इसका जो डिलीवरी होगी या जो सेल परचेज होगी वो लॉन्ग टर्म में, मतलब एक स्पेसिफिक डेट को होगी। तो जब हम सेम चीज को हम फ्यूचर पे डाल देते हैं, करंट डेट पे, करंट प्राइस पे हम फ्यूचर में परचेज, यार ऐसा समझ लीजिए मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, आपको कोई चीज खरीदना है और आप बोलते हैं ठीक है हमारा आपका एग्रीमेंट हो रहा है कि भैया मैं 10 तारीख को आपको इतना सामान इस रेट पे आपको मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि मैं आपको ये गुड्स जो है इतनी डेट को, मतलब 10 तारीख 20 तारीख आने वाले 2 महीने बाद आपको इस डेट पे इतना सामान इसी रेट पे, करंट का जो रेट चल रहा है इसी रेट पे आपको फ्यूचर में आपको मैं दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। करंट डेट है, करंट टाइम है, लेकिन डिलीवरी फ्यूचर में होगी, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 तरह की चीजें आ जाती हैं क्लास। एक होती है ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शंस आ जाता है। ऑप्शंस होता है कि इन फ्यूचर में बाई ऑप्शन या सेल ऑप्शन। इन फ्यूचर में हमने आज डिसाइड कर लिया, लेकिन हमने एक ऑप्शंस डाल दिया। ऑप्शन डाल दिया कि थोड़ा सोचेंगे अभी हम, मतलब सोचेंगे। आज एग्रीमेंट हुआ लेकिन उसमें एक ऑप्शन डाल दिया कि ठीक है हम लेने को तैयार हैं, लेकिन उस टाइम सोचेंगे। तो ये दोनों साइड से हो गया। सेल ऑप्शंस जिसे पुट ऑप्शन बोलते हैं, बाई ऑप्शंस जिसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। बाई का मतलब होता है कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं, और सेल का ऑप्शन होता है मैं बेचूं या ना बेचूं। तो होता क्या है कि जैसे आज की डेट में हमने हमारा आपको कोई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इन फ्यूचर में मान चलो आपका हमारा 10 रुपीज पर यूनिट कोई हमारा आपका फिक्स हो गया कि ठीक है 10 रुपीज में आपको मैं 5 kg या 10 kg कोई चीज आपको मैं सेल कर दूंगा। एक एग्जांपल तौर पे समझा रहा हूं। लेकिन इन फ्यूचर में वो 5 kg 10 रुपीज के बेस पे सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अगर मार्केट में अगर मुझे 10 रुपीज से ज्यादा मिल रहा है, 20 रुपीज मार्केट में चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको सेल नहीं करूंगा। लेकिन आप क्या करेंगे क्लास? आप बाई करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो 5 रुपए में 10 रुपए में एग्रीमेंट हुआ था, तो आपका तो फायदा है बायर का, यहां पर सेलर का लॉस हो रहा है। तो जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बेचने वाला है, वो लॉस में जा रहा है इन फ्यूचर में। लेकिन इन फ्यूचर में जो इन्वेस्टर है, जो परचेज कर रहा है, जो कंज्यूमर है, उसको फायदा हो रहा है। ऐसे में क्या होगा? ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट में प्राइस नीचे चला जाता है तो सेलर तो चाहेगा कि मैं तो भैया 10 रुपए में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, आज 2 रुपए भी आ गया है तो तुम्हें तो 10 रुपए में लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब यहां पर प्रोड्यूसर का, यहां पर क्या है कि सेलर का फायदा हो रहा है, मतलब सेलर का लॉस हो रहा है यहां पर। और यहां पर बायर चाहेगा कि मुझे तो चाहिए भाई, मैं तो आपको 10 रुपए में बोला था, मतलब आपको तो मैं 10 रुपए में बोला था, लेकिन 2 रुपए हो गया तो मुझे तो चाहिए, तो बोलेगा कि मैं भी नहीं बेचूंगा। तो यहां पर हो जाती है कि पॉलिसी का जो, मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिसी का जो वैल्यू है वो ड्राइव होके आती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो कहने का मतलब यहां है कि
कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ही निकल के आता है। तो हम जब आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पर आपको डिटेल से बताएंगे विद एग्जांपल, विद न्यूमेरिकल, कि किस तरह से सेल और किस तरह से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन काम करते हैं, किस केस में इन्वेस्टर का फायदा होता है, किस केस में मतलब कंपनी का फायदा होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस जब हम इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो करेंगे। ठीक है क्लास, तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा लेता हूं कि था कि आके समझ में आया, लेकिन इसको रियल लाइफ से मत जोड़ देना, मुझे यहाँ पर समझाने के लिए मैं इसे जोड़ता हूं। ठीक है, तो क्लास ये था आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को टू टर्म में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, और न्यू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, देन प्राइमरी या डायरेक्ट सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं और आपका इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, इसको समझ लेना। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा क्लास वो रहेगा मनी मार्केट, तो हम कल मनी मार्केट पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक दिन में, ठीक है, फिर बात की डिस्कस करेंगे। सो प्लीज नोट डाउन। थैंक यू।